क्या मोदी और ट्रंप की अटूट दोस्ती अब 500% की ऊंची दीवार से टूटकर गिरने वाली है? अमेरिका से आई एक ऐसी खबर ने भारत के व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया, जो संकेत दे रही है कि अब भारत को पुतिन से दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे सख्त कानून को मंजूरी दे दी जो कि रूस से तेल खरीदने के बदले भारत पर 500% की सजा वाला टैरिफ थोपेगा। ट्रंप का सीधा और घातक तर्क है, अगर आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो आप यूक्रेन में बेगुनाहों के कत्लेआम के भागीदार हैं। क्या भारतीय चावल, कपड़ा और खेती के उत्पाद का अरबों डॉलर का निर्यात अब पूरी तरह ठप हो जाएगा? क्या ट्रंप इस टैरिफ वॉर के जरिए भारत को घुटनों पर ला देंगे? दोस्ती और व्यापार के बीच छिड़ी इस जंग में आज भारत के पास बहुत कुछ है ऐसा जो वो दांव पर लगा सकता है, लेकिन खतरा सिर्फ सरहदों के पार नहीं है, आपकी रसोई के अंदर भी है। तांबे की कीमतों में आए भूचाल ने आपके घर के एसी, मिक्सर, बर्तनों को 10% तक महंगा करने का पूरा प्लान बना लिया। ऊपर से बजट 2026 के बाद दाल और दूध की कीमतें आपकी थाली का जायका बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में एक ऐसा सियासी धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ईडी की रेड रोकने के लिए सड़क पर उतरना सही समझा और गृह मंत्री अमित शाह पर चुनावी जासूस, धूर्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, आरोप जड़ दिया। आखिर सॉल्ट लेक की उस रेड पर ऐसा क्या हुआ? वहां ऐसी कौन सी पेन ड्राइव है जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी? नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बीच अब टैरिफ की दीवार खड़ी होने वाली है? अमेरिका से आई एक ऐसी खबर ने भारत के व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया, जो कि संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय सामान पर 500% तक का भारी भरकम टैक्स टैरिफ लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी द्विपक्षीय प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी जो कि भारत जैसे उन देशों को सजा देने के लिए बनाया गया जो कि रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को वो ताकत देगा जिससे वो भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर बेहद प्रभावी दबाव बना पाए। ट्रंप का सीधा सा तर्क है, सख्त तर्क है, अगर आप पुतिन से तेल खरीद रहे हैं तो आप रूस की युद्ध मशीन को पैसा दे रहे हैं और यूक्रेन में बेगुनाहों की हत्या के भागीदार भी हैं। और अब इसी अपराध की सजा अमेरिका टैरिफ के जरिए भारत को देने की पूरी तैयारी कर चुका है, पूरा मन बना चुका है। यह भारत के लिए कोई मामूली खतरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत के रूप में नजर आ रहा है। पिछले साल ही ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था और रशिया से तेल खरीदने पर अलग से 25% का जुर्माना ठोका था। यानी कि भारतीय निर्यातकों को पहले से ही अमेरिका में अपना सामान बेचने के लिए 50% तक टैक्स चुकाना पड़ रहा है और अब 500% तक के टैरिफ की आशंका ने भारतीय निर्यातकों की नींद उड़ा दी। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कर दिया कि ट्रंप इस विधेयक के जरिए पुतिन को मिलने वाली वित्तीय मदद को रोकना चाहते हैं। अमेरिका में भारतीय चावल पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि वहां के स्थानीय किसान भारत पर डंपिंग का आरोप भी लगा रहे हैं। ट्रंप ने साफ संकेत दिए कि वे भारत से आने वाले कृषि उत्पादों पर ऊंचे टैक्स लगाने को अपनी प्राथमिकता बनाने का पूरा मन बना चुके हैं। अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से चली आ रही ट्रेड डील अब अटकी हुई है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वे अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दे और आयात शुल्क भी कम कर दे, लेकिन भारत सरकार अपने करोड़ों किसानों और डेयरी उद्योगों को बचाने के लिए अब तक झुकी नहीं है। अब ट्रंप का इस तेल और टैरिफ के मुद्दे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अब आशंका भी जता रहा है कि जल्दी भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास भी देखी जा सकती है। जाहिर तौर पर भारत अगर उनकी शर्त नहीं मानता, ट्रंप की शर्त नहीं मानता, तो खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। भारत को उनकी शर्तों पर व्यापार करने के लिए लगातार मजबूर किया जा रहा है, लेकिन भारत भी झुकने को तैयार नहीं। चीन के बाद रूस से तेल खरीदने वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यही बात अमेरिका की आंखों में खटक रही है। अगर ये 500% का टैरिफ हकीकत बनता है तो अमेरिका को निर्यात होने वाला चावल, कपड़ा और अन्य उत्पाद पूरी तरह से ठप हो जाएंगे, जिससे भारत को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को खुद कैसे बचाता है, खुद को इस वॉर से दूर कैसे करेगा।
ये दोस्ती और व्यापार के बीच एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसमें भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है और भारत अगर यहाँ से बच निकलता है तो सबसे बड़ी जीत माना जाएगा और भारत के बजट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी शानदार एक उपलब्धि होगी। अब वो खबर जो कि आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। अगर आप नए साल के लिए और घर के लिए कोई नया एयर कंडीशनर, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, सुंदर तांबे के बर्तन खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने की तैयारी कर लीजिए। आम आदमी की रसोई और घर के बजट पर महंगाई का एक बड़ा डाका पड़ने वाला है। तांबे की कीमतों में आई भीषण तेजी ने कंपनियों की कमर तोड़ दी और अब कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे ग्राहकों की जेब पर डालने की पूरी तैयारी, पूरा मन बना चुकी है। ये सिर्फ एक मामूली बढ़त नहीं बल्कि तांबे की वैश्विक कीमतें रिकॉर्ड $12,000 प्रति टन तक पहुंच गई, जो कि साल 2009 के बाद सबसे बड़ी उछाल है। अब इसका मतलब सीधा सा है कि आपके घर के उपकरण और किचन का सामान खरीदना पहला जैसा सस्ता बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी कि आपकी जेब खाली होने वाली है। तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं हमारी रोजमर्रा उपकरणों का आधार होती है। रसोई में कई ऐसे उपकरण होंगे, आपके पास भी कई ऐसी मशीनें होंगी जो इन धातुओं से मिलकर बनती है। बर्तन भी इन धातुओं से बनाए जाते हैं जो आपके घर में जरूर मौजूद होंगे। चाहे वो आपकी एसी की कॉइल हो, रसोई में इस्तेमाल होने वाला न्यूट्री प्लांट और मिक्सर ग्राइंडर, इन सब में तांबे का भारी भरकम इस्तेमाल होता है। वंडर शेफ जैसे बड़े कुकवेयर ब्रांड के सीईओ रवि सक्सेना भी साफ कहते नजर आए कि कच्चे माल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर होने के कारण वे अपने उत्पादों के दाम में 5 से 7% की बड़ी बढ़त करेंगे। जाहिर तौर पर 5 से 7% की बढ़त, वो भी रसोई जैसे सामानों के लिए, मशीनरी उत्पादों के लिए, अपने आप में एक बड़ा खर्च की ओर इशारा देता नजर आ रहा है। इसी तरह से एसी सेगमेंट में भी भारी दबाव देखने को मिल रहा है। गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप का मानना है कि इनपुट लगातार बढ़ रही है और इनपुट लागत में 8 से 10% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में एसी की कीमतें 7 से 8% तक बढ़ानी पड़ेंगी और ये आपको अब महंगे दामों पर मिलने वाला है। यानी कि गर्मी से ठीक पहले आपकी जेब पर होगा कड़ा प्रहार और एसी के दामों में होगी भारी बढ़ोतरी। अब हैरानी की बात तो ये कि केवल रसोई और बिजली के उपकरण ही नहीं बल्कि आपके बाथरूम के फिटिंग और बाथवेयर भी महंगे होने वाले हैं। पीतल की कीमतों में इस वित्त वर्ष में 15 से 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमानी बाथवेयर जैसे बड़े ब्रांड्स का भी कहना है कि वे एक सीमा तक ही इस बढ़ी हुई कीमतों को खुद में झेलेंगे, यानी कि रेट नहीं बढ़ाएंगे। एक बढ़ी लागत के बाद अब वो कीमत बढ़ा देंगे और आपके लिए बाथ फिटिंग्स खरीदना, नया घर बनाना, नए बाथरूम बनाना मुश्किलों भरा होगा। घरेलू बाजार में तांबे का भाव आपको बता दें 1300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जो कि मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। बात सिर्फ धातुओं की कीमतों तक सीमित भी नहीं है। बजट 2026 के बाद आपकी रसोई का जायका बिगड़ जाएगा। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि बजट के बाद खाने का तेल, दालें और डेयरी उत्पाद भी महंगे होंगे। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल की कीमतों में आग लगेगी। यानी कि आपका खाना महंगा होगा, होटल्स में खाना महंगा होगा, रेस्टोरेंट में आपको महंगे खाने मिलेंगे और अगर घर में भी खाना बना रहे हैं तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अरहर और मसूर जैसी दालें भी आम आदमी की थाली से दूर हो जाएंगी। यानी कि रोटी दाल, दाल रोटी खाना भी आपके लिए मुश्किलों भरा होगा। मौसम की मार और परिवहन लागत बढ़ने से प्याज, टमाटर, आलू जैसी बुनियादी सब्जियां मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ी चिंता है एलपीजी गैस सिलेंडर और दूध की कीमतों को लेकर। अगर चारे की लागत और पशुपालन का खर्च लगातार इसी तरह बढ़ा तो दूध और उससे बने उत्पादों के दामों में आसमान की एक वृद्धि आएगी, यानी कि उनके दाम काफी तेजी से बढ़ते नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तांबे और एल्यूमिनियम ने बिजली के उपकरणों को महंगा कर दिया, महंगा करने की योजना बना ली, तो दूसरी तरफ बढ़ती खाद्य कीमतों ने रसोई का बजट जरूर हिला दिया। आने वाले समय हर भारतीय परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती लेकर आ रहा है, जहां पर घर सजाने से लेकर पेट भरने तक हर चीज के लिए आपको पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अब देखना तो यह है कि सरकार और बाजार इस बेलगाम होती महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी, वरना आम आदमी के लिए नया साल सिर्फ तारीख बदलने जैसा रह जाएगा, राहत कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा अभूतपूर्व और चौंकाने वाला वाकया हुआ जिसने भारतीय लोकतंत्र और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़े और कड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या आपने कभी सुना कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री खुद ईडी के सामने और ईडी की रेड वाली जगह पर पहुंच जाए और सड़क पर खड़े होकर दिल्ली को चुनौती देने लगे? 8 जनवरी 2026 की ये तारीख बंगाल के सियासी इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का था ही नहीं,
बल्कि चुनावी जासूसी के गंभीर आरोपों का है कि आखिर क्या है उस रहस्यमयी फाइल में, उस पेन ड्राइव में, जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद मैदान में कूद पड़ी और उनके हाथों में वो फाइल नजर भी आई। हमारे सहयोगी से जानिए सॉल्ट लेक की उस बिल्डिंग में हुई उस कार्रवाई की पूरी हकीकत, जिसने अमित शाह और ममता बनर्जी को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही जानेंगे क्या है आईपैक और ममता बनर्जी ने ईडी के अफसरों के साथ जो हरकत की, क्या वो किसी आम आदमी के लिए भी वही आम बात रहती जो लाभ मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी ने वसूला है। जरा सुनिए। इस तरह के जो वारदात होते हैं तो इस तरह के कोई भी जो फाइल सरकारी आदमी या सरकार के इससे, या अगर सरकारी रेड चल रहा हो, ईडी क्या है, सरकारी रेड है, ठीक है, भारत सरकार की एक चीफ मिनिस्टर उससे ऊपर है क्या सर? बिल्कुल नहीं है, सेंट्रल ये कमेटी है ये। तो अब ये जब रेड हो रही थी तो उनके सामने जैसे ही ईडी नोटिस करने के बाद जो है ऑफिस में घुस जाता है, पूरी चीज़ जो एक एक सुई जो है उनके जिम्मेदारी, उनकी कस्टडी का एक इशू हो जाता है। उसमें जो अचानक ममता बनर्जी जो है उनको हॉटलाइन से मैसेज जाता है, उनको अचानक आती हैं, एंटर करती हैं बिना ईडी को सूचना दिए हुए, और फाइल जो रखा हुआ था उनको प्रतीक जैन बताता है और वो फाइल उठाकर चल देती है, और ये भी नहीं कह रही हैं कि हम क्यों ले जा रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इस तरह का जो फोर्सफुल लिफ्टिंग ऑफ फाइल हुआ, दैट इज कम्स अंडर 420 के तहत आता है, 379 के तहत आता है, और आपको एक और दफ़ा है 409 के तहत आता है, समझे। तो ये आईपीसी की धारा में बता रहा हूँ, और इसके तहत जो है इमीडिएटली जो है ईडी को कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और जांच कर कर उस फाइल तक पहुँचना चाहिए कि ऐसी क्या रहस्य है, ऐसी क्या जो साजिश है उस फाइल में जो बंगाल के खिलाफ या देश के खिलाफ हो सकता है कि ईडी के सामने वो फाइल प्रस्तुत करने में उनको डर लग रहा था। सर मेरे दिमाग में एक सवाल, मैम आपकी तरफ भी आऊँगा सर, आपकी तरफ मैं इस सवालों को इसलिए समझ आम जनता सोचेगी कि जैसे पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर एक तरीके से मुखिया हो गया प्रदेश का, तो वहाँ पे कानून एकदम आम आदमी से अलग हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर किसी को न्याय नहीं मिला तो वो आदेश देता है, इससे पकड़ लो, योगी सरकार कर रही भाई ये करो, आदेश दे रही पुलिस को। लेकिन ईडी जब वहाँ ये कर रही है, चीफ मिनिस्टर आएंगे और या आएंगी तो वो इस तरह से ले लेंगे, तो वो आखिर एक ईडी का अधिकारी कर क्या, उसकी उस समय क्या, किस तरह की उसका फोर्सेस रहती हैं, किस तरह वो कर सकता है, या पूरा बहुत बड़ा अजीब सा मामला कानून व्यवस्था चीफ मिनिस्टर कैसे रोक सकता है? देखिए कानून व्यवस्था जो है ना वो कैसे रोक सकता है, मैं वही बता रही हूँ, समझाइए दर्शकों को। देखिए कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो चीजें आएंगी उससे बाहर कोई नहीं जा सकता, चाहे वो सीएम है, चाहे वो पीएम है, और चाहे वो देश का कोई भी बड़ा व्यक्ति है। अगर ईडी की रेड है तो इसका मतलब ये है कि वहां से कोई सुई तो छोड़िए तिनका भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि अब वहां पर ममता बनर्जी जी की सरकार है, वो अपने आप को वहां की रानी महारानी सब समझती हैं, वो अमित शाह जी को खुला चैलेंज करती है कि आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते हो। तो वहां जब ईडी की रेड हुई तो वो वहां से फाइल लेती हैं और फटाफट से निकल जाती हैं। प्रतीक जैन जी वहां पर इंचार्ज हैं, आईपैक का जो ऑफिस है वो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि ये तृणमूल का पक्का इनका ऑफिस है। पूरा इलेक्शन जो कैंपेनिंग है, पूरा इलेक्शन जो है वो सारा वहीं से चलता है। जितने घोटाले हैं, जितने भी इनके सारे कांड है, वो सब वहां पर फाइलों में बंद है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी की टीम ने मशहूर पॉलिटिकल फर्म आईपैक के दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर धावा बोल दिया। कहने को तो ये सिर्फ कार्रवाई 2021 के कोयला तस्करी मामले से जुड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों ने इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल जासूसी का रंग दे दिया। अब जैसे ही खबर मिली कि ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर के बाहर पहुंच गई, वहां से उन्होंने जो कुछ कहा उसने देश की राजनीति में वो आग पैदा कर दी जो लगातार चुनावी वक्त में हम देखते आ रहे थे। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि ईडी यहां कोयले की जांच करने नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भविष्य की रणनीति राजनीति को देखने, उम्मीदवारों के नाम चुराने पहुंची। अब ममता बनर्जी का गुस्सा था सातवें आसमान पर। उन्होंने कैमरे के सामने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां पार्टी के खुफिया दस्तावेज, कैंडिडेट के नाम और आईटी सेल का डेटा हासिल करना चाहती है। उन्होंने सवाल तो ये भी उठाया कि क्या अब गृह मंत्री का ये काम रह गया कि वो विपक्षी पार्टियों को चुनावी प्लान चोरी करके निकलते नजर आए, विपक्षी पार्टियों का चुनावी प्लान चुरा ले। ममता ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताते हुए कहा कि अगर आज वो बीजेपी दफ्तर में घुस जाए तो क्या होगा। प्रतीक जैन, जो न केवल आईपैक के सह संस्थापक हैं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी के आईटी सेल के मुखिया भी हैं, उन्होंने इस पूरी लड़ाई के केंद्र में अपनी भूमिका देखी, इस पूरी लड़ाई के केंद्र में शामिल होते नजर आए।
अब गौरतलब है कि सियाई पैक के साथ कभी प्रशांत किशोर जुड़े थे और बंगाल चुनाव में इसकी भूमिका बेहद अहम भी रही थी। वहीं दूसरी ओर इस मामले ने बंगाल में एक नया सियासी युद्ध छेड़ दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस कदम की कड़ी निंदा भी की और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के काम में बाधा डाल रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। सॉल्ट लेक से लेकर सेक्टर 5 तक आईटी ऑफिस तक लगातार ये कार्रवाई चली। पुलिस और टीएमसी के बीच एक विरोध नजर आया, लोगों का जमावड़ा था, फोर्सेस का जमावड़ा था और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस कमिश्नर को खुद मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये एक भ्रष्टाचार की लड़ाई थी, एक जांच थी, या फिर 2026 के चुनावों से पहले विपक्षी खेमे की कमर तोड़ने की कोई बड़ी बीजेपी साजिश। बंगाल की सड़कों पर शुरू हुई ये जंग अब दिल्ली की अदालतों और संसद तक पहुंचना तय है, ये तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.